गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पादप वृद्धि एवं परिवर्धन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं। तो वृद्धि मतलब भार, आयतन इत्यादि में बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इसके लिए जल, ऑक्सीजन और पोषक तत्व, ये चीज़ें जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। और पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं अपने आकार में इससे बड़ी होती है और वृद्धि करती है। इसके लिए जल की आवश्यकता है। हमें पता है कि हर एक जैविक कार्य के लिए जल जो है वो अति आवश्यक है। और ग्रोथ के लिए, कोशिका की वृद्धि के लिए, इलॉन्गेशन के लिए, जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, कोशिकांगों के निर्माण के लिए जल जो है वो अति आवश्यक घटक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन, उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता पर निर्भर होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो पौधों को पानी की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए। अगर आपने घर में गमले वगैरह में कोई पौधा लगाया होगा तो आप देखेंगे कि आप उसको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं देंगे तो मुरझाने लगता है और पौधा धीरे धीरे जो है वो मर जाता है। और अगर पर्याप्त मात्रा में आप उससे पानी सिंचित करते हैं पानी से, तो पौधा जो है वो सही ढंग से ग्रोथ कर पाता है। वृद्धि हेतु आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल जो है वो एक माध्यम उपलब्ध कराता है। जितनी भी एंजाइम्स हैं उनकी क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती है। और ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में भी जल मदद करता है। पौधों के द्वारा पोषकों की आवश्यकता जीव द्रव्य के संश्लेषण और ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होता है। इसके अलावा पौधों के जीवन के लिए इष्टतम और ताप जो है वो परिसर होता है। पौधे के जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर ताप जो है वो एक निश्चित होना चाहिए, जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। और इस ताप के दायरे से किसी प्रकार का विलगाव यानी कम या ज़्यादा होना उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक होता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ प्रवस्थाओं को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी तरह करता है। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग सीजन में जो सीजनल पौधे हैं वो अलग अलग प्रकार के पौधे लगते हैं। गर्मी में अलग प्रकार के पौधे ग्रोथ कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर और लाइट जो है वो अलग मात्रा में मिलती है। ठंड में अलग प्रकार के पौधे ग्रोथ करते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर और लाइट जो है वो बदल जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक पौधे के लिए टेम्परेचर का और लाइट का एक निश्चित मानक होता है, उसी में वो सही ढंग से ग्रोथ कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन क्या होता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तने या जड़ के शीर्ष भाग पर, टिप भाग पर स्थित जो अग्रस्त विभाज्योतक होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है, और कैम्बियम होता है यानी जाइलम और फ्लोएम का जो बंडल होता है, एधा होता है। कोशिकाओं से बनने वाली कोशिका से बनने वाली कोशिकाएं हैं, ये विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती हैं और विशिष्टीकृत होकर परिपक्व होती हैं। यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल जब बनता है, नया सेल बनता है, जब वो स्थायी ऊतक में कन्वर्ट होता है तो अपने कार्य के अनुसार उसका विभेदीकरण हो जाता है कि ये कोशिकाएं जाइलम बनाएगी, ये कोशिकाएं फ्लोएम बनाएगी, ये कॉर्टेक्स के सेल बनाएगी, ये पेरिसाइकल बनाएगी। इस प्रकार उनका विशिष्टीकरण हो जाता है, विभेदन हो जाता है और ये परिपक्वता की ओर अग्रसर होने होती है। तो इस प्रक्रिया को ही विभेदन कहा जाता है। वे अपनी कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य दोनों में ही कुछ व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है। जैसे जो काम है उसके हिसाब से कोशिकाएं जो हैं वो विभेदित होती है। जैसे जाइलम का काम जो है वो जल और खनिज लवण का पहुंचाना है, तो उसके लिए वो विभेदित हो जाती है। फ्लोएम का काम पत्तियों द्वारा बने हुए भोज्य पदार्थ को सब जगह पहुंचाना है, तो उस कार्य के लिए वो विभेदित हो जाती है ना। और एग्जाम्पल लें तो एक वाहिकी तत्व यानी जाइलम की कोशिका अपने जीव द्रव्य को नष्ट कर देती है। बाद में एक बहुत ही सुदृढ़ तन्यतापूर्वक लिग्नोसेल्यूलोसिक द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो कि लंबी दूरी तक अधिक तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार इनकी कोशिकाएं जो हैं वो विभेदित हो जाती हैं। पौधों में कुछ जीवित विभेदित कोशिकाएं विशेष परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता को
फिर से प्राप्त कर सकती है। इस क्षमता को निर्विभेदन डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो अंतरापुलीय एधा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, ये निर्विभेदित कोशिकाओं या ऊतकों के द्वारा बनी कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता को खो देती है और विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए अर्थात पुनर्विभेदित फिर से हो जाती है। यानी कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है 1 वर्ष से ज़्यादा के पौधों में, तो इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाती है और ये कोशिकाएं फिर से बाद में परमानेंट टिश्यूज में यानी कार्य के अनुसार विभेदित हो जाती है। इसे ही कहते हैं पुनर्विभेदित होना। पौधों में वृद्धि जो है वो उन्मुक्त रूप से होता है, अर्थात ये लिमिटेड या अनलिमिटेड हो सकता है ना, मतलब इसका कोई वो एक मापदंड या मानक नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि जो पादप है उसमें विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभाज्योतक से पैदा हुए ऊतक कोशिकाएं परिपक्व होने पर विभिन्न संरचनाएं बनाती हैं। कुछ जो है वो तने का बाहरी भाग, कुछ तने का अंदर का भाग और कुछ पत्तियों में रूपांतरित हो जाती है। जैसे शीर्ष विभाज्योतक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है, जबकि इन्हें बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है, बाह्य त्वचा के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार अलग अलग कार्य करने के लिए विभेदीकृत हो जाती है। नेक्स्ट आता है परिवर्धन या डेवलपमेंट। किसी भी पौधे के जीवन चक्र में बीजांकुरण बीज के अंकुरन से लेकर पौधे के मुरझाने के पहले तक की अवस्था यानी जरावस्था तक आने वाली सभी अवस्थाओं को परिवर्धन कहा जाता है। नीचे यहाँ पर ये दिखाया गया है ना, ऊपर यहाँ पर एक पादप कोशिका के विकासात्मक प्रकार का अनुक्रम दिखाया गया है, जिसमें ये दिया हुआ है कोशिका विभाजन होती है, ये विभाज्योतक ऊतक में होता है। फिर ये प्लाज्मेटिक वृद्धि होती है और इसमें विभेदन हो जाता है कौन से कार्य को करना है उसके लिए, और उसका दीर्घीकरण होता है, वो परिपक्व होता है। फिर परिपक्व कोशिका अंत में जरावस्था को पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिंपली अगर हम एक उदाहरण लें, एक पत्ती की कोशिका विभाज्योतक ऊतक से पत्ती बनता है और वह पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अंत में जब उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो जरावस्था में पहुंच जाती है और पौधे से वो झड़ जाती है या गिर जाती है या सूख जाती है। इस प्रकार उसकी पत्ती की मृत्यु हुई। तो इसी प्रकार पूरे पौधे में भी ये प्रक्रम जो है वो दोहराया जाता है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन ये कर सकें। इस क्षमता को ही प्लास्टिसिटी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कपास, धनिया, लार्केस्पर, इसमें विभिन्न प्रकार की पत्तियां, इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है ना। जैसे यहाँ पे धनिया का एक उदाहरण दिया हुआ है। ये जो है वो तरुण धनिया का पत्ती है, फिर ये प्रौढ़ हो जाता है, ये पार्थिव आवास में, और फिर ये जलीय आवास की पत्तियां अलग अलग दिया हुआ है। धनिया में देखे होंगे आप लोग 2-3 प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। शुरू में जब धनिया निकलता है उसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी इस प्रकार चौड़ी होती हैं, बाद में इस प्रकार का वो छोटा छोटा उसमें विभाजित हो जाती है ना। तो इसी प्रकार जलीय आवास में बटरकप की पत्तियां ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जो जल के अंदर वाली पत्ती है वो, और दूसरी जो वायवीय भाग में मिलती है। इस प्रकार के लक्षण को विषम पर्णता हेटेरोट्रॉफी कहा जाता है। और इस प्रकार एक पादप के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही आपस में निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। और परिवर्धन की जो वृद्धि और विभेदन के को योग के रूप में माना जाता है। पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों ही आंतरिक और बाहरी कारकों से नियंत्रित होते हैं। और आंतरिक कारकों में अगर हम देखें तो अंतराकोशिकीय आनुवांशिक और अंतरकोशिका कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन जो भी उसमें केमिकल्स पाए जाते हैं वो सब। बाहरी कारकों के अंतर्गत हम देखें तो प्रकाश की मात्रा, टेम्परेचर, जल की आवश्यक मात्रा, ऑक्सीजन और पोषक, ये सभी होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज वृद्धि के कारकों के बारे में पढ़ा।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम पादप वृद्धि नियामक कुछ केमिकल्स होते हैं जो पादप के वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, वो क्या क्या हैं इन सब के बारे में जानेंगे।